स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सबसे पुराने लिटरेरी ट्रेजर वेद के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ही थे जिनके आधार पर हमारे देश में वैदिक संस्कृति की नींव पड़ी। दोस्तों, इन्हीं वेदों में से एक यजुर्वेद में संस्कृत भाषा का एक श्लोक है जो कुछ इस तरह है। सा विश्वायु सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया इंद्रस्य त्वाभागम सुमेना तमंची विष्णु हव्यम रक्षा। जिसका मतलब है विमेन सारे यूनिवर्स की लाइफ है, वो ही इस संसार की विश्वकर्मा या क्रिएटर है, वो ही इस संसार की जननी है, वही है जो इंद्र की तरह सभी इच्छाओं को काबू करती हैं, वही है जो सोम की तरह जीवन देती हैं और वही है जो विष्णु की तरह इस संसार का पालन पोषण करती हैं। इसलिए तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए, वही इस जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। अब आप इस श्लोक से समझ सकते हैं कि उस दौरान हमारी सोसाइटी में विमेन के लिए क्या रिस्पेक्ट और सोशल स्टेटस था और कैसे एक महिला को देवी के समान पूजा जाता था। अगर हम वैदिक और सब्सिक्वेंट एंशिएंट इंडियन सोसाइटी की हिस्टोरिक स्टडी करें तो भी ये बात सिद्ध होती है कि उस समय विमेन काफ़ी एम्पावर्ड थीं और किसी भी फील्ड में उन्हें पुरुष से कमतर सोशल स्टेटस नहीं दिया गया था। लेकिन इसके उलट अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज 2022 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को देखें तो हम ये पाएंगे कि 146 देशों की लिस्ट में इंडिया की ओवरऑल रैंक 135 है, जो कि डिपिक्ट यानी दर्शाता है कि इंडिया में सोशल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल और इकोनॉमिक फ्रंट्स पे विमेन और मेन के बीच कितना बड़ा अंतर है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि बीते 3000 साल में हमने अपने देश में कैसे समाज का निर्माण किया है, जहां एक समय में देवी के समान पूजे जाने वाली महिला आज पुरुषों के समान भी खड़ी हो पाने में असमर्थ दिखाई पड़ती है। इसलिए दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे दैट हाउ वी फेल्ड आवर विमेन इन इंडिया। लेकिन ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जीएस मेंस पेपर 1 के इंडियन सोसाइटी के सेक्शन के पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब हमने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से बात शुरू की है, तो आइए हम आपको सबसे पहले इंडिया की इस रैंक के असली मायने समझाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किया जाने वाला ये इंडेक्स डिफरेंट कंट्रीज को 4 की डायमेंशंस में उनके विमेन पार्टिसिपेशन के बेसिस पर रैंक करता है। ये की डायमेंशंस हैं हेल्थ एंड सर्वाइवल, एजुकेशन अटेनमेंट, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। गाइस, इंटरप्शन के लिए माफ़ी, बट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को अपने एस्पिरेंट्स के साथ मनाने का स्टडी IQ ने प्रण लिया है। आप सबको पता होगा कि स्टडी IQ ने कैसे यूपीएससी प्रिपरेशन के क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन लाया है अपने यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैचेस की मदद से। दोस्तों, इन बैचेस में आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव डिलीवर किया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र और मात्र 17,499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे 12 से 15 अगस्त तक के लिए, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अब तक के ये लोवेस्ट प्राइस हैं और ये वंस इन अ ईयर अपॉर्चुनिटी है। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 22 अगस्त मॉर्निंग 8 AM से हो रही है और साथ ही साथ PSIR और ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैचेस भी जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं, उनको भी आप जरूर चेकआउट करें। तो अब आप भी इस सुपर सेल का फायदा उठाइए AG लाइव कोड यूज करके और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। और अब दोस्तों, आप अपना वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम हेल्थ एंड सर्वाइवल के डायमेंशन में इंडिया के परफॉर्मेंस को क्लोजली एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि इंडिया में एक बेटी जन्म लेते ही जेंडर पैरिटी में कहीं पीछे छूट जाती है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 146 कंट्रीज की इस सूची में इंडिया की रैंक 146 ही है। जी हाँ, यानी हमारा देश इसमें आखिरी पायदान पर है।
हमारे देश के कई समाज में आज भी एक बच्ची को घर की लक्ष्मी नहीं, माँ बाप पर बोझ समझा जाता है। इसीलिए सेक्स रेशियो को बढ़ाने और फीमेल फोर्टिसाइड और इन्फेंटिसाइड पर लगाम कसने के लिए किए गए अथक प्रयासों के बाद भी इंडिया सेक्स रेशियो एट बर्थ के मामले में बॉटम से 5th रैंक पर है। अगर हम इस इंडेक्स को अलग रखकर UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की 2020 की रिपोर्ट देखें तो उसके अनुसार 2000 के बाद से ही इंडिया में एस्टिमेटेड सेक्स रेशियो एट बर्थ 900 से 930 के बीच ही रहा है। और उस पर भी अगर हम स्पेसिफिकली नदर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ के आंकड़े और अधिक चिंताजनक हैं। 2020 में किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी KUST सऊदी अरेबिया और यूनिवर्सिटी डी पेरिस फ्रांस द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस के चलते 2030 तक भारत में 6.8 मिलियन कम लड़कियां जन्म लेंगी, जिसमें ट्रेंड्स को देख के ये रिपोर्ट किया गया है कि इनमें से सबसे ज्यादा अबॉर्शंस उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। इसके बाद भी अगर इन गर्ल्स चाइल्ड को जन्म लेने की इजाजत मिलती भी है तो कई परिवार में पैट्रियार्कल सोच के चलते उसे एक लड़के से कम ही समझा जाता है। इस वजह से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक इंडिया में एडोलेसेंस एज की 60% से ज्यादा गर्ल्स में अनीमिया और माइल न्यूट्रिशन के केसेस देखने को मिल जाते हैं। वहीं राज्यसभा टीवी में मई 2021 में दिए गए अपने इंटरव्यू के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सुदन का कहना था कि इंडिया में लोअर मिडिल और पुअर हाउसहोल्ड्स में इन जनरल न्यूट्रिशियस डाइट की कमी पाई जाती है, लेकिन इस पर भी कई घरों में पुरुषों को अवेलेबल रिसोर्सेज में से प्रायोरिटी दी जाती है, वहीं इसकी कटौती महिलाओं को अपने खाने में से भरनी पड़ती है। समय के साथ ये एक सोशल कस्टम बन गया है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अब अगर हम हेल्थ के डायमेंशन से आगे बढ़कर एजुकेशन की बात करें तो एक गर्ल चाइल्ड के लिए यहां भी राह आसान नहीं दिखती, क्योंकि अगर हम इस इंडेक्स के दूसरे डायमेंशन एजुकेशनल अटेनमेंट में जेंडर पैरिटी की बात करें तो इसमें भी इंडिया 107th रैंक पर दिखाई पड़ती है। यह इंडेक्स ये दर्शाता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एजुकेशन में मेल्स एंड फीमेल्स के लिटरेसी रेट्स एंड एनरोलमेंट रेशियोज में कितना बड़ा जेंडर गैप है। अगर हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया के लिटरेसी रेट को ही देखें तो भारत में एक पुरुष और महिला के लिटरेसी लेवल के बीच 17 परसेंटेज पॉइंट का अंतर देखने को मिलता है। जहां पुरुषों में लिटरेसी रेट 82.14% है, वहीं ये महिलाओं में महज 65.45% है। यानी हमारे देश की 1/3 से ज्यादा महिलाएं साक्षर तक नहीं हैं। हालांकि इस गंभीर समस्या को देखते हुए सरकारों ने पिछले कई वर्षों में विभिन्न योजनाएं जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना इत्यादि भी चलाई हैं। और इसी के चलते लेटेस्ट जेंडर पैरिटी इंडेक्स के अनुसार गर्ल्स के प्राइमरी एजुकेशन के एनरोलमेंट में इंडिया ने काफी बेहतर परफॉर्म भी किया है, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन में वो अब भी 79 पायदान पे खड़ा दिखाई देता है। और जैसे जैसे हम हायर एजुकेशन की ओर बढ़ते हैं, इंडिया की परफॉर्मेंस बद से बदतर होती जाती है। इससे एक बात ये समझी जा सकती है कि इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस के चलते हायर एजुकेशन में कई जगह अभी भी गर्ल्स और विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। जहां लड़कों को आगे पढ़ने के मौके दिए जाते हैं, वहीं लड़कियों की पढ़ाई को रोककर उनसे आगे बढ़ने की सीढ़ी ही छीन ली जाती है। लेकिन दोस्तों, इंडिया की पुअर रैंक की हिडन क्रिटिकलिटी को शो करने के लिए मैं आपका ध्यान डॉक्टर जेम्स इमैनुअल क्विगर की एक कोट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जो है कि अगर आप एक पुरुष को एजुकेट कर रहे हैं तो आप केवल एक इंडिविजुअल को ही एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को एजुकेट कर रहे हैं तो आप एक पूरे नेशन को एजुकेट कर रहे हैं। ऐसे में विमेन्स एजुकेशन को प्रमोट किए जाने की कितनी जरूरत है, ये आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों का सपना होता है कि हम अपनी एजुकेशन पूरी करके एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट पा सकें, लेकिन हमारे देश में लड़कियों को एक हद तक यहां भी निराशा ही हाथ लगती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जेंडर गैप इंडेक्स के इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी के डायमेंशन में इंडिया 143rd रैंक पर है, और इस लिस्ट में बस ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही उसके पीछे खड़े दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए समानता के अधिकार के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। फिर यह अजीब विडंबना है कि हमारी महिलाएं अभी भी मैसिव वेज इनइक्वालिटी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। जेंडर पैरिटी इंडेक्स के मुताबिक वेज इक्वालिटी के फील्ड में इंडिया की 122nd रैंक है, और उन्हें ये इनइक्वालिटी अपने करियर के इनिशियल स्टेज से लेकर सीनियर ऑफिशियल और मैनेजर लेवल तक फेस करनी पड़ती है।
एक महिला द्वारा उनके एंटायर वर्किंग करियर में फेस की जाने वाली इस वेज डिस्पैरिटी के चलते वेल्थ एक्यूमुलेशन में भी जेंडर गैप देखने को मिलता है। जहां फ्रंटलाइन ऑपरेशनल वर्कर्स में ये गैप 11% का है, वहीं प्रोफेशनल और टेक्निकल वर्कर्स में ये 31% हो जाता है। इसी के चलते सीनियर और मैनेजमेंट वर्कर्स में ये पे गैप 38% के वेल्थ गैप को जन्म देता है। ऐसे में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप जानते हैं इंडिया का जीडीपी ग्रोथ क्या है? अगर हम वर्ल्ड बैंक के डेटा को माने तो कोविड अफेक्टेड 2020-21 के साल को छोड़कर इंडिया बीते 10 सालों में 6 to 8% की इकोनॉमिक ग्रोथ रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसे में यह मानना लॉजिकल है कि इंडिया की ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव सेक्टर्स में पार्टिसिपेट कर रही होगी, लेकिन इस उम्मीद के उलट डेटा इससे एग्री नहीं करता। ये तो लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग 2020 से 2021 के बीच ऑल इंडिया फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में फीमेल LFPR भी कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई है, पर फिर भी अभी भी ये महज 25.1% ही है। वहीं तेजी से डेवलप होते गिग और प्लेटफॉर्म वर्किंग के कल्चर में भी 2020 में रिलीज हुई एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश में 15 मिलियन गिग वर्कर्स हैं, लेकिन इसमें से बस 10% ही महिलाएं हैं। इस तरह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की लेटेस्ट रिपोर्ट हमें बताती है कि 15 से 49 ईयर्स की सिर्फ 32% मैरिड विमेन ही एम्प्लॉयड हैं, जबकि इस एज ग्रुप में मैरिड मेन के एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज 98 है। इससे पता चलता है कि मैरिज के बाद जॉब करना इंडियन सोसाइटी में अभी भी मेन स्ट्रीम नहीं हो पाया है। आखिर क्यों ऐसा है कि हर चीज को हम स्त्री और पुरुष के पैमाने से ही देखते हैं? हाल ही में इस सोच से लड़ते हुए भारतीय महिलाओं ने आर्म्ड फोर्सेस में भी अपनी जगह सुनिश्चित की है, ताकि ये समाज ये निर्धारित ना करे कौन सा काम स्त्रियों का है और कौन सा नहीं। दोस्तों, इस जेंडर बायस पे वर्ल्ड बैंक का भी कहना है कि अगर किसी कंट्री की आधी आबादी अनप्रोडक्टिव और अनइकोनॉमिक एक्टिविटीज में ही उलझी रहेगी तो ऐसी कंट्री कभी अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर ही नहीं पाएगी। तो ऐसे में यह समझा जा सकता है कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी को उसके पूरे पोटेंशियल से ग्रो करते हुए देखना है तो ऐसा कम से कम हम स्त्रियों के हाथों को बांधे रखते हुए नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर हम इस इंडेक्स के 4th डायमेंशन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें तो भारत इसमें 146 देशों में 48th रैंक होल्ड करता है। वहीं हमारा पड़ोसी बांग्लादेश हमसे कहीं आगे 9th रैंक पर है। इस रैंकिंग में इंडिया का ये परफॉर्मेंस शायद इतना आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि अगर हम क्लोजली देखें तो पार्लियामेंट में 33% विमेन रिप्रेजेंटेशन की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। फिर भी एट प्रेजेंट हमारी पार्लियामेंट में विमेन्स के पार्टिसिपेशन का शेयर इसका आधा भी नहीं है। वहीं लोकल और ग्रास रूट पॉलिटिक्स जैसे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज में विमेन्स रिजर्वेशन इंश्योर करने के बाद भी बहुत सी जगह विमेन केवल एक रबर स्टैम्प की तरह इलेक्ट की जाती हैं, जहां उनके हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स ही असल सोर्स ऑफ पावर बनके रह जाते हैं। ऐसे में आपने प्रधानपति और पार्षद पति जैसी अनऑफिशियल डेजिग्नेशंस के बारे में तो सुना ही होगा। इस समस्या की गंभीरता का आकलन आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हमारा देश, जिसने रानी दुर्गावती अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, सुल्तान जहां बेगम, इंदिरा गांधी और सुषमा स्वराज जैसी अनगिनत सशक्त विमेन लीडर्स को पैदा किया, वहां अब विमेन लीडरशिप का ऐसा अकाल कैसे पड़ गया? दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप सबसे सुरक्षित कहां महसूस करते हैं तो शायद आप कहेंगे कि सीधी सी बात है, एक व्यक्ति अपने घर पर अपने परिवार के बीच ही सबसे सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बात सब पर लागू नहीं होती। हमारा देश, जहां नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार हर 16 मिनट में एक रेप रिपोर्ट किया जाता है, वहां 2019-20 के दौरान रजिस्टर किए गए रेप केसेस में से 44% केसेस में विक्टिम्स का उनके रिलेटिव या किसी जानने वाले ने ही रेप किया। इंडियन लीगल सिस्टम की एक विडंबना यह भी है कि इतने प्रयासों के बाद भी आज तक मैरिटल रेप्स को लीगली एस्टैब्लिश्ड क्राइम नहीं माना जा सका है। ऐसे में एक पीड़ित महिला जिसके साथ ये सब कुछ बीता होगा, उस पर क्या बीतती होगी ये समझना शायद मुश्किल है। ये बात कोविड लॉकडाउन के समय में और उभर के सामने आई, क्योंकि इस समय महिलाएं अपने ही परपेट्रेटर के साथ रहने को मजबूर थी। वहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की लगभग 1/3 महिलाओं ने अपनी लाइफ में फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस फेस किया है। लेकिन लॉज और पुलिस सिस्टम को विमेन फ्रेंडली बनाने के इतने प्रयासों के बाद भी फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस फेस करने वाली सिर्फ 14% ही अपने अगेंस्ट हुए क्राइम्स को रिपोर्ट करती हैं।
इस रिपोर्ट से एक बात और पता चलती है कि 18 से 49 ईयर्स के बीच की 32% मैरिड विमेन ने किसी न किसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस एक्सपीरियंस किया है। ऐसे में हम अपने सोसाइटी के डेवलपमेंट का दम कैसे भर सकते हैं? दोस्तों, पुरानी हिंदी फिल्म में एक गाना था, जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है। बदकिस्मती से ये गाना आज कई महिलाओं के जीवन को रिप्रेजेंट करता है, जहां हर मोड़ पर उसके लिए एक अड़चन, एक खतरा तैयार बैठा है, जिससे लड़कर ही उसे आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे में एक सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या ऐसे समाज का निर्माण करके हमने महिलाओं को, अपनी माओ को और अपनी बहनों को निराश नहीं किया है? दोस्तों, हमने देखा कि कैसे आज एक महिला को अपने जीवन के हर चरण पर बराबरी के अधिकार पाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। एक लड़की को सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर इक्वालिटी और अपने डेवलपमेंट के लिए हमसे और आपसे देवी का दर्जा नहीं चाहिए, उसे बस इक्वल ह्यूमन और सिटीजन राइट्स की जरूरत है, जो कानूनी तौर पर तो सालों से इंश्योर किया जा रहा है, पर हमारे समाज के कई वर्ग अभी भी एक महिला को समानता से जीने का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। यह हमारे देश की लड़कियों के भाग्य की विडंबना है कि वो चाहे अपने जीवन में कितनी भी ऊंचाइयां छू लें, उन्हें हर कदम पर उनके लड़की होने का सत्य कुछ लोगों द्वारा ऐसे जताया जाता है कि मानो ये कोई सत्य नहीं, अभिशाप हो। हम यूं तो वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला, क्रिकेटर झूलन गोस्वामी, इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ, फाइटर पायलट भावना कांत और सेल्फ मेड बिलियनियर फाल्गुनी नायर के अचीवमेंट्स पर गदगद हो जाते हैं। पर फिर सवाल यह है कि क्या हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इन जैसा बनने का अवसर भी प्रदान करते हैं? और क्या हम ऐसे समाज के निर्माण के लिए प्रयत्नशील हैं जहां एक लड़की बिना किसी डर के इस पूरे आसमान को अपनी मुट्ठी में भरने का इरादा लेकर अपने पंख फैला सके? इसीलिए कानून में चाहे कितने भी बदलाव क्यों ना हो जाएं, जब तक हम और आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, ये समाज नहीं बदलेगा और ना ही हमारी आधी आबादी का भविष्य बदलेगा। और जब तक हमारी आधी आबादी इस समाज की सोच के अंधेरे से घिरी है, हमारे देश के स्वर्णिम भविष्य के सूर्य को भी ग्रहण लगा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी एक केस स्टडी जहां पे हमने डिस्कस करा कि आज भारत में विमेन की क्या कंडीशन है और वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको ह्यूजली इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इस पूरे टॉपिक पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में आपसे बताया गया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, अ फोकस ऑन इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया कैन इमेंसली कंट्रीब्यूट टू पॉवर्टी एलिवेशन, डिस्कस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।